नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। टीजीटी भर्ती परीक्षा का पेपर हम लोग ने 2016 पे का पेपर हल कर रहा था, उसका पहला पार्ट हम लोग ने हल कर लिया है। अब चल रहे हैं सॉल्व पेपर पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 का जो पहला प्रश्न है यानी 21वां, उसी पे चलते हैं करने। हाँ, तो हमारा आज का प्रश्न 21वां प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केशव दास, रस खान, रहीम, नरोत्तम दास। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, रहीम दास। रहीम दास। ये जो मदनाष्टक जो ये ग्रंथ है ये लिखी गई है पूरी खड़ी बोली में। किसमें लिखी गई है? खड़ी बोली में लिखी गई है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ। इसमें जो कृष्ण जी है, कृष्ण जी के रासलीला का पूरा वर्णन किया गया है। और रहीम दास, जो ये रहीम दास है, इनका मूल नाम था अब्दुल रहीम खान खां, जो कि इनकी मूल नाम था। और इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं, जैसे दोहावली, नगर शोभा, सिंगार सोठा तथा वैरव, नायिका भेद आदि। बहुत सारे इनका ग्रंथ है। जैसे कि एक है रहीम दास ने संस्कृत में भी, पारसी और हिंदी की मिश्रित भाषा में खेला कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना इन्होंने की है, जो कि वैरव नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया था। और प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर भी की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, मंझन, आलम, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है सी नंबर जो है, यानी कुतुबन। जो ये कुतुबन है, कुतुबन की रचना जो हुई थी हम आपको बता दें 1503 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी, जो कि यह अवधी भाषा तथा दोहा और चौपाई में लिखी गई है। कि सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है। और इसको जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन सूफी को और एक नाम दिया था प्रेमा मार्गी शाखा का प्रथम कवि भी मानते हैं इनको। कुतुबन चिश्ती वंश के एक थे शेख बुरहान के शिष्य थे एवं जौनपुर के, ये कहाँ के थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि भी ये थे। और मृगावती के चंद्रनगर के गणपति देव के एक राजकुमार भी हुआ करते थे। और कंचनपुर की रानी रूपमुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इस जो मृगावती है इसमें की रचना की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। तो यशपाल के बारे में आपको कुछ बता दूं। यहाँ पे यशपाल जो यहाँ पे सही ऑप्शन है बी। यहाँ पे सही जो ऑप्शन है वो बी, यानी कब तक पुकारूं, ये यशपाल का नहीं है। यशपाल का जैसे कि इनका एक उपन्यास था कब तक पुकारूं, ये यशपाल नहीं है। ये है 1957 उपन्यास रागे। ये किसका है? रांगे राघव का है। ये जो है कब तक पुकारूं, ये इसमें यशपाल का ये नहीं है। ये है उपन्यास, ये जो है ये है रांगे राघव का है। और इसमें से जयराम का पेशा, जयराम जो है इसमें एक हैं लोग, जयराम पेशा नरकट जाति के जीवन का पूरा जो है इसमें वर्णन हुआ है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो ये थे दादा कामरेड, ये जो उपन्यास है ये लिखी गई थी 1941 में। और एक है ये दिव्या, ये जो दिव्या है ये दिव्या लिखी गई थी 1945 में। कितने में? 1945 में। और एक है तथा झूठा सच जो है, ये झूठा सच जो लिखी गई थी 1958 में, वो भी प्रथम भाग है। और इसका 1960 में द्वितीय भाग लिखा गया था। 1960 में द्वितीय भाग लिखा था। आदि प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार जो है यशपाल का। इसमें जितने भी इसको कब तक पुकारूं को छोड़कर ये जो है रागे राघव का है। ये जो है कब तक पुकारूं, ये राघव, ये इसमें यशपाल का नहीं, और बाकी सब जो है यशपाल का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंद्रयान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है सी, यानी पद्मावत। पद्मावत ऑप्शन जो है वो सही है। जैसे यहाँ पे है राघव चेतन जो है ये सूफी काव्य के परंपरा के प्रवर्तक जो थे मलिक मोहम्मद जासी कहा जाता है, इनके वो प्रवर्तक थे। तो इनकी कृति थी पद्मावत, जो कि 1940 का ये पात्र है। इसके अतिरिक्त जैसे इसके अन्य पात्र रत्रसेन, पद्मावती, हीरामन, तोता, नागमणि तथा अलाउद्दीन आदि इनके प्रमुख है। पद्मावत जो थी 1940 में अवधि एवं किसमें अवधि एवं दोहा चौपाई शैली में इसका लिखा गया ग्रंथ है। और जासी की बात किया जाए तो जासी की अन्य कृति यहाँ पे है। पद्मावत जो है 1940 में आपको बता ही दिया गया। एक इन्होंने अखरावट भी लिखी थी 1500 कितने में 1541 में लिखी थी। और इनकी और रचना थी आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहनामा, ऐसी तरह बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार भी पद्मावत की कथा की गई है, जो कि पूर्वाध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। विजय देव नारायण सही ने पद्मावत को अंग्रेजी में अपने ढंग से अकेली टॉकीज कृत कहा गया है। ये विजय देव नारायण जो थे वो अपने जो पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग से अकेली टॉकीज कृति कहा गया है, जो कहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिवा वावनी के रचयिता का नाम है। पहला 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है सी, यानी जो शिवा वावनी जो रचयिता है वो कौन है? भूषण है। तो यहाँ पे इनके बारे में हम कुछ बता दूं। जो ये भूषण है, शिवराज भूषण एवं छत्रसाल दशक भूषण, जो कि इनकी अन्य 2 रचनाएं हैं। शिवराज भूषण अलंकार संबंधित ये ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है ये 500 कितने 500 अलंकारों तथा और 284 छंदों में वर्णित है। जबकि जो ये शिवा वावनी के अंतर्गत ये जो शिवाजी की कृति है, और छत्रसाल के दशक में छत्रसाल बुंदेला के शौर्य का वर्णन किया गया है। जो यहाँ पे छत्रसाल और बुंदेला हैं उन्हीं के शौर्य का वर्णन किया गया है। और भूषण की समस्त रचनाएं जो हैं, इनकी जो भूषण जो इन्होंने लिखी है ये रचनाएं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, इनकी भूषण की समस्त रचनाएं जो हैं वो मुक्तक शैली में लिखी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है माखनलाल यानी सी। और इनकी बात किया जाए माखनलाल चतुर्वेदी की अन्य रचनाएं की, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। हिमकृतनी जो थी 1943 में रचना की गई थी। और एक इनकी थी हिम्मत रंगनी जो इनकी रचनाएं थी वो कितने में थी? 1949 में थी। और एक इनकी रचना थी माता। एक इनकी और रचना थी माता का जो इन्होंने किया था 1951 में। तथा एक इनकी थी बहुत अच्छा समर्पण, बहुत अच्छी इनकी रचना ये थी समर्पण, जो कि 1956 में थी। इनको जो चतुर्वेदी जी हैं इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी। कौन है? अमृत राय द्वारा ये जो कलम का सिपाही है ये
अमृत राय द्वारा लिखित रचना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रिवंदा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है सी, महादेवी वर्मा। यहाँ पे आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा छायावादी युग की कवित्री जो ये है महादेवी वर्मा को ही माना जाता है। इनके बारे में कुछ बता दूं, आधुनिक मीरा जो है इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी भी कहा जाता है। और महादेवी वर्मा जो है इन्होंने इनको बौद्ध दर्शन के प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में भी लोग स्वीकार किया जाता है। और इनका जो है सर्वाधिक प्रिय प्रतीक जो है इनका जो सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक, इनका जो प्रतीक है वो है दीपक और बादल के जो सर्वाधिक ये प्रतीक है दीपक और बादल। और लेकिन एक और यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक काव्यधारा की कवित्री हैं। ये इन्होंने जो है ये राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक काव्यधारा के कवित्री हैं। और मनु भंडारी, जहाँ पे ये जो दिया है मनु भंडारी और एवं उषा प्रिवंदा जो ये आधुनिक युग की कथाकार हैं। ये मनु भंडारी जो हैं आधुनिक युग के कथाकार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रसाद, पंत, निराला, बच्चन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है बी, यानी पंत को जो कहते हैं लोग, इनको प्रकृति सुकुमार राजकुमार सुमित्रानंद, यानी जो पंत है वो कौन है? सुमित्रानंद पंत को ही कहा जाता है। और पंत को और कुछ लोग कहते हैं कोमल कल्पनाओं का कवि भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है। और एक है सुमित्रानंद पंत के मूल रूप जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे। जो ये सुमित्रानंद पंत के मूल रूप से अरविंद दर्शन प्रभावित हुए थे। और पंत जी की महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में बता दूं, इनकी जो कृति है जैसे कि है, एक है प्रभावित हुए थे, तो पंत महत्वपूर्ण कविताओं का जो संकलन है चिदंबरा है, एक जो इनकी ऑप्शन है चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है, जिसे इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार, इनको जो ये है सुमित्रानंद पंत जी हैं, इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला गया था, जो कि था सन 1968 में प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है सुंदरदास, चौथा है मूलकदास। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी, यानी तुलसीदास जो है वो राम भक्ति सागर के सगुण काव्य धारा कवि हैं। जबकि जो ये कबीरदास हैं, कबीरदास, सुंदरदास और ये जो एक मूलकदास हैं, ये जो तीनों हैं ये आदि भक्ति काल के, किसके हैं? आदि भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए किस विद्या की कृति है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कविता, दूसरा है नाटक, तीसरा है कहानी, चौथा है उपन्यास। तो मुझे चांद चाहिए किस विद्या के कृति है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन नंबर है वो है डी, यानी उपन्यास। इसके बारे में आपको कुछ बता दूं, जो ये मुझे चांद चाहिए ये था 1993 में ये किसके द्वारा लिखा गया था? सुरेंद्र वर्मा, जो ये सुरेंद्र वर्मा का ये प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके लिए इन्हें सन 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो कि ये प्रसिद्ध उपन्यास है इनके मुझे चांद चाहिए, इसके लिए सुरेंद्र वर्मा को 1996 में इनको एक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनके बारे में आपको बता दूं, सुरेंद्र वर्मा की जो अन्य उपन्यास है, जैसे एक पहला उपन्यास है इनका अंधेरे
अंधेरे अंधेरे से परे, अंधेरे से परे 1980 में, कितने में, 1980 में। और एक इनका और उपन्यास था, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता इनका प्रसिद्ध मस्त उपन्यास था 1996 में। कितने में था, 1996 में, जो था इनकी दो मुर्दों का लिए गुलदस्ता था इनके। और इसी तरह बहुत सारे थे उनके उपन्यास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कारक पूछा है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कर्ता कारक, अधिकरण कारक, कर्म और करण। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसके बारे में मैं कुछ बता दूं आपको। तो यहाँ पे जैसे पूछ रहा है कौन सा कारक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर से है ए, यानी कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। यहाँ पे जो क्या कर रहा है, अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है कर्ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा रस है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, वीर रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? भक्ति रस। यहाँ पे जो पूछा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। तो यहाँ पे जो इसकी जो रस है वो है भक्ति रस। तो भक्ति रस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। यहाँ पे सहृदय के हृदय में भक्ति या संस्कार रूप में स्थित ईश्वर विषयक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारियों द्वारा पुष्ट होकर जब रसावस्था में पहुंचता है तब भक्ति रस की जाके उत्पत्ति होती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, विषाद, प्रहर्ष, खुशी, नीरव। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है ए, यानी हर्ष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विषाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ। दूसरा ऑप्शन है, सादर में प्रणाम करता हूँ, मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। तो यहाँ पे जो मुंडा शहर का जो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी, जो ये मुंडा भाषा है इसका परिवार क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, डिबिया, दात्री, खटमल, जीभ। तो यहाँ पे इसको बताना है कि इसमें पुल्लिंग कौन है, शब्द पुल्लिंग कौन है। तो यहाँ पे शब्द पुल्लिंग जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, डिबिया, दात्री, खटमल, जीभ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी खटमल। और जो ये डिबिया है, जबकि जो डिबिया और दात्री एक है जीभ, ये तीनों जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास इनमें किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ था? यानी पूछ रहा है, प्रश्न है ब्रज भाषा का विकास इनमें किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मागधी, पैचासी, सौरसेनी, अधमार्गी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सी, सौरसेनी। इसके बारे में मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ थोड़ा उदाहरण के साथ। सौरसेनी जो सही ऑप्शन था, सौरसेनी यानी सी जो ऑप्शन था वो सही था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अपभ्रंश, उपभाषा और एक होती है बोली, ये 3 है। तो जो सौरसेनी
शोरसेनी अपभ्रंश है। इसके 3 भाषा हैं, 3 उपभाषा हैं। पहला है, इसके 3 उपभाषा हैं। जो पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी। अब इसके अंतर्गत इसकी जो बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की जितनी बोलियां हैं वो है कौरवी, हरियाणी, बंगालू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। और दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी की जो अंतर्गत बोला जाता है ऑप्शन, जो बोलियां बोली जाती हैं मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाली, और एक होता है मेवाती, एक होता है मालवी, इसके अंतर्गत बोला जाता है। और एक तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बोला जाता है कुमाऊनी की जो बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली। और एक दो होते हैं और अपभ्रंश, मागधी, अपभ्रंश, जो ये इसमें दिया था मागधी। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है मागधी अपभ्रंश और एक है अर्धमागधी अपभ्रंश। ये जो ऑप्शन है इसकी भी होती है, इसकी होती है पूर्वी हिंद, इसमें बोली जाती है पूर्वी हिंद। और इसके अंतर्गत बोली जाती है बिहारी हिंद, जो कि इसके अंतर्गत इसकी बोलियां आती हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। और इसके अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलते हैं, आप लोग जाहिर है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? पहला ऑप्शन दिया गया है ग घ, दूसरा है ड ढ, तीसरा है प फ, चौथा है द ध। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी यानी प फ। घोष वर्ग उसे कहते हैं, इसे प्रत्येक वर्ग घोष वर्ग जिसे कहते हैं प्रत्येक वर्ग का 3, 4 व 5 वर्ण हो, जैसे य, र, ल, व, ह, ये सब स्वर हो गए, घोष वर्ग हो गए। अघोष वर्ग क्या है? जैसे प्रत्येक वर्ग का ए व टू यानी 1 और 2 वर्ण, जैसे स, बड़ा स 300 होते हैं। तो इस सब क्या होते हैं? अघोष वर्ग। और इसके एक अंतर्गत आता है महाप्राण, इसके अंतर्गत एक आता है महाप्राण। ये इसके अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग का 2 एवं 4 वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण, जैसे समस्त ऊष्म वर्ण जो आ जाते हैं स, एक ये स आता है बड़ा छोटा स, और एक होता है ह। ये सब क्या होते हैं? महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण। इसके अंदर प्रत्येक वर्ग का 1, 3 एवं 5 वर्ण तथा इसके अंदर 3 अंतरस्थ, 3 होते हैं, 3 अंतरस्थ यानी वो कौन कौन है? य, र, ल, व। ये भी क्या है? अल्प। ये जो जितने बताए हैं ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है नंबर सी यानी फ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यानी इस सेट का लास्ट प्रश्न है, हिंदी का राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी यानी 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्राप्त की गई थी। कितने में? 14 सितंबर 1949 में। ओके, थैंक यू।